दुर्भाग्य है कि भारत में उन्होंने राहुल गांधी का चयन किया है। अमेरिका जा कर के उस सांसद से मुलाकात किया जो शुद्ध भारत विरोधी है। कैसे देश में हिंदू की विभिन्न जातियों को बांटा जाए। नेहरू जी ने कभी जाति जनगणना की बात नहीं किया। इंदिरा गांधी ने तो हमेशा कहा कि समस्त भारत की जातियों को एक साथ लेकर चलो, जिसका जो अधिकार है उसको दो। 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी। 1984 में सिखों का इस देश में कत्लेआम कराया गया। अकेले दिल्ली में करीब 25 से 2700 सिख मारे गए और कांग्रेसियों ने मरवाए। 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी जाति की छड़ी घुमाई। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गया। संविधान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, भूमिका के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितनी बड़ी चुनौती आपको नज़र आ रही है कि ये एक नई चुनौती है, यानी एक नया राहुल गांधी एक नई चीज़ देश के अंदर एक नया बंटवारा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अब एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की एक टूल किट है और एक सुनियोजित पद्धति से हर वो काम कर रहे हैं जिससे देश का तात्कालिक रूप से और दीर्घकालिक रूप से अस्थायी नुकसान हो। ये विभिन्न देशों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करने वाले लोग अपने अपने मोहरे उन देशों में पैदा करते हैं और उन मेहरों के थ्रू देश के अंदर वो अस्थिरता पैदा करते हैं। इस्लामिक देशों में तो अक्सर ये करते रहते हैं। लोकतांत्रिक देशों में भी इन्होंने कई जगहों पर इस प्रकार की अस्थिरता पैदा की है। दुर्भाग्य है कि भारत में उन्होंने राहुल गांधी का चयन किया है। आप राहुल गांधी के दौरे को देखिए। अभी राहुल गांधी ने अमेरिका जा कर के उस सांसद से मुलाकात किया जो शुद्ध भारत विरोधी है। अभी कल परसों में उनकी मुलाकात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स इंचार्ज साउथ एशिया और रोनाल्ड लू से हुई। रोनाल्ड लू इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को डिस्टेबलाइज किया और वहाँ के विपक्षी नेताओं के सहयोग से वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस का गेम खेला। जॉर्ज सोरेस पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि वो लोकतांत्रिक देशों को अस्थिर करने के लिए फंडिंग करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च जॉर्ज सोरेस का ही एक अप्रत्यक्ष आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त संस्था थी जिसने पूरे भारत की वित्तीय व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया। भारत में ही कैसे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े, कैसे अल्पसंख्यक वर्ग को आवश्यकता से अधिक पालित पोषित करके 1947 के पहले की स्थिति पैदा की जाए, कैसे देश में हिंदू की विभिन्न जातियों को बांटा जाए और एक जातीय संघर्ष कराने जैसी स्थिति वापस लाई जाए। जो कांग्रेस की मूल अवधारणा माननीय नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी भी थे, वो इस प्रकार के जातीय संघर्ष के माध्यम से सत्ता पाने की बात नहीं सोच। राजनीति करते थे, अपने मुद्दे तराशते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देश में जाति संघर्ष हो जाए। नेहरू जी ने कभी जाति जनगणना की बात नहीं किया। इंदिरा गांधी ने तो हमेशा कहा कि समस्त भारत की जातियों को एक साथ लेकर चलो, जिसका जो अधिकार है उसको दो। और स्वयं राहुल गांधी जी की 3-4 प्रांतों में जहाँ सरकारें हैं वहाँ उन्होंने जाति गणना नहीं कराई। जहाँ वो करा सकते हैं वहाँ उन्होंने नहीं कराई और पूरे देश के अंदर दलित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी सोच में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उसके दिमाग में सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। यहाँ कहा कि भाजपा दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी और अमेरिका गए तो कहा कि हम सत्ता में आएंगे और लेवल प्लेन करके हम आरक्षण को बंद कर देंगे। 1984 में सिखों का इस देश में कत्लेआम कराया गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि 3700 सिख मारे गए, अनऑफिशियली तो ये संख्या बहुत बड़ी है। अकेले दिल्ली में करीब 25 से 2700 सिख मारे गए और कांग्रेसियों ने मरवाए।
और आज अमेरिका में जाकर वो कहते हैं कि सिखों को भारतवर्ष में पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि भारत में सिख की पहचान ही पगड़ी है। हमारे संस्कृति में एक परिवार में एक भाई सिक्खी होता है, एक बार खत्री होता है। दोनों भाई होते हैं और दोनों के बीच का अंतर ही पगड़ी होती है। वो सिख ही क्या जो पगड़ी न पहने, जिसकी दाढ़ी न हो, जो कच्छ और कृपाण का आदमी न हो। तो जिस भारत में समस्त पंथ को इतनी अधिकार और उनका धार्मिक उनकी मान्यताओं की रक्षा करने के प्राविधान किए गए हैं, उस भारत के बारे में वो अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन पाते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के हाथ में खेल रहा है और किसी भी हद तक राष्ट्र विरोधी किसी भी बात को कहने के लिए उससे कोई हिचक नहीं है, उस व्यक्ति को धीमे धीमे देश के लोग पहचानने लगे हैं। यह स्थिरता जो आप बात कर रहे हो, ये केवल आप चुनाव की दृष्टिकोण से ही देखा जाए, वो केवल चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सब हो रहा है, या आपको लगता है इसके पीछे और भी कोई गहरा कारण हो सकता है? देखिए, 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, भारत की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। एक ज़माने में भारत एक फ्रेजाइल स्टेट माना जाता था, है भी कि नहीं है लोग इसकी मान्यता नहीं देते थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई पहचान नहीं होती थी और दुनिया के विकसित आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्रों की तुलना में भारत कहीं खड़ा नहीं होता था। 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी जादी की छड़ी घुमाई, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन गया। जिस तरीके से भारत जा रहा है, 2027-28 आते आते हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी व्यवस्था बन जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री का इतना अधिक सम्मान हो गया, पूरी दुनिया के लोग माननीय प्रधानमंत्री को मानने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब विभिन्न राज्याध्यक्षों की पॉपुलैरिटी का अध्ययन किया गया तो सर्वोच्च शिखर पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए। 78% उनकी लोकप्रियता थी। आज हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो हम लोगों ने अपनी आँखों से वो दृश्य देखा है, अविस्मरणीय दृश्य, भूल नहीं सकते हैं। किसी देश का प्रधानमंत्री झुक करके हमारे प्रधानमंत्री का पैर छूता है। आज तक के देशों के इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक प्रधानमंत्री का स्वागत उस देश का प्रधानमंत्री झुक करके पैर छू करके करे। आज यूक्रेन और रूस में इतना युद्ध चल रहा है और यूक्रेन का विश्वास और रूस का विश्वास, दोनों का विश्वास अगर किसी एक देश पर है तो भारत पर है और किसी एक व्यक्ति पर है तो मोदी जी पर है। तो यह जो एक फिनोमेना पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की उभरती हुई स्थिति का बना है और जो भारत के विकास की गति है वो अगर चलती रही तो आने वाले 8-10 सालों में भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत का एक प्रमुखतम ताकत हो जाएगा। इससे दुनिया घबराई हुई है और प्रभुत्वशाली देश हमेशा इस बात के लिए षड्यंत्र करते हैं कि कैसे भारत को, सामने से दोस्ती का रास्ता होता है, पीछे से वो खंजर भोंकने का काम करते हैं, कमज़ोर करने का काम करते हैं। ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों के सिर्फ एक टूल किट हैं। वैसे क्या बात सिर्फ प्रधानमंत्री को कमज़ोर करना है, इसके लिए देश में किसी भी हद तक जाया जा सकता है? मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं और उन्हें यह अंदाज हो गया है कि भारत को कमज़ोर करना है तो माननीय प्रधानमंत्री को कमज़ोर करना पड़ेगा। मोदी जी के रहते तो अब भारत का मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, आर्थिक ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, भारत हमेशा पहले से अधिक ताकतवर होता चला जाएगा। और जो सपने हमने 2047 के देखे हैं, जिस रास्ते पर हम देश को लेकर के चल रहे हैं, अगर वो 2047 तक भारत की यही यात्रा चलती रही तो हम स्वाभाविक रूप से सबसे प्रमुख राष्ट्र में एक हो जाएंगे। तो भारत को कमज़ोर करना मेन उद्देश्य है। भारत को कमज़ोर करने के लिए भारत की जो मूल ताकत आज के दिन राजनीतिक रूप से है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको कमज़ोर करना। भारत के प्रधानमंत्री भारत की सारी संपूर्ण व्यवस्था और तंत्र का उपयोग करके भारत को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए भारत के तंत्र को अस्थिर करना
और भारत के सर्वोच्च शिखर पर ऐसे किसी व्यक्ति को बैठाने का प्रयास करना जिसके पास कोई सोच न हो, कोई विजन हो, कोई दूरगामी लक्ष्य न हो, जिसकी कल्पना में भारत ही न होता हो, तो एक बड़ा स्वरूप है जिसके तात्कालिक प्रतीक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी को वो स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन देश के नागरिक बहुत बुद्धिमान हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री पर अगाध श्रद्धा रखते हैं और इस प्रकार के षड्यंत्रकारी कभी सफल नहीं होंगे। कांग्रेस बार बार एक ही चीज़ कहती है, जब भी भाजपा कमज़ोर होती है तो राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है, इसको कैसे देखें? नहीं, राहुल गांधी तो हमारे लिए अच्छे आदमी हैं, हमें उनको टारगेट करने की ज़रूरत नहीं, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी से अच्छा विपक्ष हमारे लिए क्या हो सकता है? वो कोई समस्या नहीं है। समस्या इतनी है कि राहुल गांधी का जो रास्ता चल रहा है वो रास्ता ठीक नहीं है। राहुल गांधी को देश के प्रति सकारात्मक होना चाहिए, देश के हित में सोचना चाहिए, एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रक्रिया में देश का नुकसान न होने पाए, देश के अंदर तनाव विघटन न पैदा होने पाए, इसके प्रति सावधान होना चाहिए। बाकी हम क्यों चाहेंगे राहुल गांधी हटें? राहुल गांधी से बढ़िया विपक्ष हमारे लिए क्या है? राहुल गांधी इस बात की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, अपने कामों और अपने नेताओं के नाते सत्ता में आती है, वो एक अलग विषय है। हमारे लिए राहुल गांधी स्वयं में अपने आप में एक ऐसे भगवान उनको सुरक्षित रखे और विपक्ष का अकेला नेता बनाए रखे, हम लोग को कोई समस्या नहीं है। तो ये आप सुन रहे थे राधा मोहन दास अग्रवाल को, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी को भगवान सुरक्षित बनाए रखे और राहुल गांधी विदेशों की टूल किट ना बने, देश के हित में काम करें और चुनाव के अंदर ये प्रयास करें कि भाजपा को हटाना है तो सैद्धांतिक तरीके से चुनाव लड़के वो आगे बढ़ें, भाजपा उनका स्वागत करेगी। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।